करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन, और इस लेक्चर के अंदर हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। सो आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटे चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले जिक्र है वाइटल फोर्स थ्योरी का, जिसमें ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास लिविंग बॉडी के अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर एक स्पेशल फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, और इस फोर्स के बगैर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं किए जा सकते, और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। और फिर इस थ्योरी को हमने नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी को बेटे हमारे पास रिजेक्ट किसने किया था? 1828 के अंदर हमारे पास साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, उसने इसको रिजेक्ट किया था। किस तरह से? कि जब उसने बेटे अमोनियम साइनाइड को हीट किया था, और इस हीटिंग के रिजल्ट में आपके पास क्या बना था? आपके पास बना था यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? कि organic compounds can only be synthesized within the living body because of a special force called as vital force, and this theory is called as vital force theory, and it is rejected by Frederick Wooler when he prepared urea from ammonium cyanide। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़ी थी दैट आर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फीचर्स में कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। सबसे पहले पेक्यूलियर नेचर, इसके अंदर हमने किसका जिक्र किया था? इसके अंदर हमने जिक्र किया था कैटिनेशन का, कि कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो कहलाती है कैटिनेशन, और ये रिस्पांसिबल है फॉर अ लार्ज नंबर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं। सेकंड में हमने डिस्कशन की थी नॉन आयोनिक कैरेक्टर की। इसमें हमने ये बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन का हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनते, तो जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन आयोनिक इन नेचर। तो मतलब ये फिर हमारे पास कौन से बॉन्ड बनाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट नेचर के हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सिमिलैरिटी है बिहेवियर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और उसकी रीजन हमने क्या डिस्कस की थी कि इनके अंदर क्योंकि होमोलोगस सीरीज प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर सिमिलर। होमोलोगस सीरीज के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दीज आर फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल में हमने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन, ये सारी हमारे पास होमोलोगस सीरीज हैं। और होमोलोगस सीरीज में दो कंसेक्टिव मेंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास होता है CH2 ग्रुप का। तो ये चीजें हमने कुछ डिस्कशन की थी अबाउट सिमिलैरिटी। तो सिमिलर क्यों है? ड्यू टू द होमोलोगस सीरीज सॉरी। नेक्स्ट हमने डिस्कशन की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से है कि हमारे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आपस में ज्वाइन होते हैं और हमारे पास बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी स्टार्च की। ठीक है, अब स्टार्च के अंदर क्या फार्मूला होता है? C6H10O5। हमने कहा था कि n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, और ये n आपके पास थाउजेंड्स हो सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 है तो कार्बन 6000 है, हाइड्रोजन 10000 और ऑक्सीजन 5000। इमेजिन करें कि इतने कॉम्प्लेक्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आइसोमेरिज्म, वही हार्ट फेवरेट मेरा टॉपिक है। आइसोमेरिज्म मतलब कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो आपके पास होता है सेम, लेकिन आपके पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है वो आपके पास होता है डिफरेंट। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। और 6 नंबर पे बेटा हमारे पास है रेट, और हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। उसकी रीजन ये बताई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड है, उसने पहले ब्रेक होना है, फिर दूसरे के साथ बनना है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पे आके, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने रिएक्शंस होते हैं दीज आर स्लो, वो बड़े ही ज्यादा स्लो होते हैं। और लास्ट पे सॉल्युबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्युबिलिटी हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो अगर ये नॉन पोलर है तो किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होंगे, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर। ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमने डिस्कशन की थी और हमने ये पढ़ा था कि फीचर्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3 सोर्सेज हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल। नंबर 1 कोल, नंबर 2 नेचुरल गैस, एंड नंबर 3 इज पेट्रोलियम। तो बारी बारी इनको भी डिस्कस करते हैं जरा जल्दी से। कोल के अंदर बेसिकली हमने 2 चीजें पढ़ी कि कोल कैसे बनता है और कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। तो हमने ये पढ़ा था कि फॉर्मेशन कोल की जो है अबाउट 500 मिलियन ईयर, इतने साल पहले ये स्टार्ट हो गई थी।
और क्या हुआ कि जो वुड था बेटे वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस की वजह से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्ट हो गया था पीट के अंदर। अब जो पीट था उसके ऊपर भी प्रेशर टेम्परेचर पड़ा तो लिग्नाइट के अंदर, इसके ऊपर भी प्रेशर टेम्परेचर पड़ा तो बिटुमिनस कोल, और जो सबसे अच्छी फॉर्म है आपके पास कोल की दैट इज एंथ्रासाइट। तो इस तरह से आपके पास कोल की फॉर्मेशन हुई, वुड से फॉर्मेशन हुई, पीट से, पीट में लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल एंड देन इज एंथ्रासाइट। तो ये आपने पढ़ा था कि कोल किस तरह से बना। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कार्बनाइजेशन से क्या मुराद है या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है। दिस इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, दिस वन इज आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो कोल है आप उसको हीट करते हो अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 सेल्सियस तक, 1000 सेल्सियस तक, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कोल टूट के 3 हिस्सों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोल गैस, कोल टार एंड कोक। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म। अब कोल टार के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कोल गैस के अंदर मीथेन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, और कोक हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 98% कार्बन है। तो ये आपने पढ़ा था कार्बनाइजेशन के अंदर, तो ये भी आपके पास हो गया। नेक्स्ट हमने बेटा सोर्स पढ़ा था दैट इज नेचुरल गैस। पाकिस्तान में सस्ती है, अच्छी है, सोर्स है। और नेचुरल गैस है क्या, इट्स द मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ गैसेस या लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स भी जिन्हें कहा जा सकता है, गैसेस है ना। अब इसमें बेटे जो मेजर चीज है वो आपके पास है मीथेन दैट इज 85%, उसके अलावा प्रोपेन भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारी गैसेस के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। मेजर 2 यूज थे इसके, एक तो एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और दूसरा इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फ्यूल के तौर पे पावर जनरेशन में भी यूज किया जा सकता है और भी बहुत सारी जगह पे, और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी एज अ फ्यूल के तौर पे नेचुरल गैस को यूज किया जा सकता है। तो नेचुरल गैस भी हमने पढ़ा था कि इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि डिफाइन नेचुरल गैस, गिव इट्स यूजेस, तो आपने इसको कर लेना है। थर्ड सोर्स है एंड लास्ट वन दैट इज पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बेटे मैंने आपको बताया था रिफाइंड फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, जो जमीन से तेल निकलता है, अगर आप उसे रिफाइन कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। लेकिन इसके साथ एक और चीज बताई थी दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के बारे में बताया था कि ये ब्लैकिश ब्राउन लिक्विड है जो जमीन से डायरेक्ट निकलता है और ये रिफाइंड नहीं होता, ये अनरिफाइंड होता है। तो अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ द ऑयल इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, इट्स डिफरेंट देन पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम एक चीज नहीं है, पेट्रोलियम एक्चुअल में मिक्सचर है, ये भी आपके पास मिक्सचर है बहुत सारी फ्रैक्शंस का। इसके अंदर गैसोलीन भी है, केरोसिन ऑयल भी है, पैराफिन्स भी है, इसके अंदर ओवेक्सिस भी प्रेजेंट है, ईथर भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपने डिस्कशन की थी पेट्रोलियम वर्सेस क्रूड ऑयल, इसमें डिफरेंस आ जाता है। लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल उनके नेम और कैपेसिटी में लिख रहा हूँ। पहली ऑयल रिफाइनरी है अटक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। अब ये हमारे पास रावलपिंडी के पास प्रेजेंट है और इसकी जो कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन पर एनम, एक साल के अंदर ही इतना ऑयल रिफाइन कर सकती है। सिमिलरली 2 कराची के अंदर बेटे हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, नेशनल और कराची ऑयल रिफाइनरी, उनकी जो कैपेसिटी है कंबाइंड दोनों की दैट इज 2.13 मिलियन टन पर एनम, एक साल के अंदर 2.13 मिलियन टन ये तेल को साफ कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो मुल्तान के अंदर है, मोहम्मद कोट के पास। इसकी अमाउंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी भी तकरीबन 1 मिलियन टन पर एनम के लिहाज से इससे ज़्यादा तकरीबन ऑयल को रिफाइन कर देती है। तो ये आपके पास हो गए सोर्सेज बिल्कुल कंप्लीट। दिस वन इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन, दिस वन इज आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज क्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्रैकिंग। अब क्रैकिंग क्या था, क्रैकिंग इज द ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन है किसकी, हायर हाइड्रोकार्बन्स की लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अच्छा, हायर हाइड्रोकार्बन्स का क्या बताया था, जिसके अंदर कार्बन ज्यादा हो, लोअर हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट क्या हो, कम हो आपके पास। अब ये क्रैकिंग जो है या ब्रेकिंग डाउन है, ये की जाती है बेटे 3 तरह से, थर्मल, कैटालिटिकल एंड स्टीम। थर्मल मतलब इसमें हम यूज करने वाले हैं हीट को, टेम्परेचर को। कितना यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 700 यूज करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करें अगर, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं बेटे, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा, इसमें हम यूज करते हैं नॉर्मली एल्यूमिना Al2O3, और इसके अलावा हम यूज करते हैं सिलिका SiO2, ठीक है। टेम्परेचर हम कितना देते हैं, कम कर देते हैं थोड़ा सा 500 सेल्सियस, और प्रेशर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 280 है। तो ये आपके पास होगी कैटालिटिक क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, क्रैक करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाई हाइड्रोकार्बन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम।
अब जो स्टीम होती है उसका जो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होगा वो 900 सेल्सियस होगा और हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये पास करेंगे, अदरवाइज हमारे पास जो ज़्यादा क्रैकिंग है वो हो जाएगी। अब थर्मल क्रैकिंग जो है और जो स्टीम क्रैकिंग है, ये दोनों क्रैकिंग जो है बेटे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और कैटालिटिक क्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो क्रैकिंग है जिसकी हेल्प से हम हाई क्वालिटी फ्यूल को ऑब्टेन करते हैं। हाई क्वालिटी फ्यूल के लिए हम कौन सी क्रैकिंग यूज करते हैं? कैटालिटिक क्रैकिंग। अब लास्ट में बेटे यूजेस का जिक्र था कि क्रैकिंग के क्या क्या यूज हो सकते हैं। क्रैकिंग से हम सिर्फ गैसोलीन नहीं बनाते, कैरोसिन ऑयल ज्यादा होता है उसे उनको क्रैक करके गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम सिर्फ इससे ऑयल नहीं बनाते, गैसोलीन ऑयल या पेट्रोल, हम बेटे इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, ब्यूटीन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फर्दर आगे बहुत सारी इंडस्ट्री में लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, वीड किलर्स मतलब जड़ी बूटियों को खत्म करने वाली मेडिसिन बनाने में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास ये यूजफुल प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कहने के प्रिपरेशन के मेथड्स हैं उनके अंदर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। जैसे इथीन से अल्कोहल बनाए सकते हैं, प्रोपीन से आपके पास नए अल्कोहल बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी मेडिसिन को भी प्रिपेयर किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं? रिफॉर्मिंग नोट करें बेटे, रिफॉर्मिंग कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जो बेटे ऑक्टेन नंबर होता है, उनका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो आपके पास लो होता है और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो आपके पास हाई होता है। ऑक्टेन नंबर एक यूनिट है जो कि किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को मुहैया करने के लिए यूज किया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100। जिसकी वैल्यू 100 के करीब होगी उतना अच्छा फ्यूल होगा। तो क्योंकि हमारे पास फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, जब वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो फिर वो इंजन के अंदर पहले ही जल जाता है, इससे पहले के जो प्लग है वो स्पार्क को पैदा करे और चीज जले। तो शार्प मेटालिक साउंड एक प्रोड्यूस होती है बिल्कुल ऐसे। तो जो शार्प मेटालिक प्रोड्यूस होती है साउंड इंजन के अंदर ड्यू टू द प्रीमेच्योर इग्निशन ऑफ फ्यूल दैट इज कॉल्ड एज नॉकिंग। तो ये तब होती है जब हमारे पास फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम स्ट्रेट चेन जो फ्यूल होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रांच चेन के अंदर जो कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है, क्योंकि ब्रांच चेन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इसके अलावा नॉकिंग किस तरह से रिड्यूस की जा सकती है बेटे? सेकंड मेथड हो सकता है कि आप टेट्राइथाइल लेड यूज करें। टेट्राइथाइल लेड ये भी नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है, मतलब इंजन के अंदर ये जो प्रीमेच्योर इग्निशन है इसको रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसका एक हैजर्ड है, वो क्या है कि लेड में जो है ये जल के लेड ऑक्साइड बनाता है जब ये इंजन के अंदर चलता है। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है बेटे ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काज करता है और हमारे लिए एयर पोल्यूशन का काज होता है। तो रिफॉर्मिंग के अंदर आपके पास ऑक्टेन के एग्जांपल है, आपने ऑक्टेन को उसकी ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो आपने रिफॉर्मिंग कर ली। क्रैकिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन है और रिफॉर्मिंग भी लॉन्ग क्वेश्चन है। टेट्राइथाइल लेड और रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन और नॉकिंग ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। चलें जी अब नेक्स्ट मूव करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन को साइक्लिक भी कहा जाता है और ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब फर्दर ओपन चेन कंपाउंड्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में अगर आपको एग्जांपल देना चाहें तो आपके पास फॉर एग्जांपल बेटे ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है और इसका नाम है आपके पास ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही चेन में हाइड्रोकार्बन हो, ब्रांच में मतलब कोई ब्रांच होगी। फॉर एग्जांपल ब्रांच चेन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है आपके पास ये वाली दैट इज आइसोब्यूटेन। अगर ब्रांचेस हो, ये ब्रांच है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ब्रांच चेन, और अगर स्ट्रेट हो तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन। और ये सारे के सारे ओपन चेन है, कोई साइक्लिक रिंग वगैरह नहीं है, सो दैट्स व्हाई देयर आर ओपन चेन आर एसाइक्लिक। क्लोज चेन की बात करें, साइक्लिक भी कहा जाता है, आप मतलब साइक्लिक रिंग की फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंस होंगे। अब ये रिंग बेटे या तो सिर्फ और सिर्फ प्योर कार्बन की हो सकती है या कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर तो ये प्योर कार्बन की रिंग हो, प्योर कार्बन की रिंग हो तो होमोसाइक्लिक, और अगर कार्बन के अलावा अगर कोई एटम्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर अगर ये हमारे पास प्रेजेंट हो तो दैट इज
हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ओके, होमोसाइक्लिक रिंग एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और उसी से कंपाउंड्स के नेम आ जाते हैं। अब हेटेरोसाइक्लिक की अगर एग्जांपल देख लें तो बेटे बड़ी मशहूर एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और 6 मेंबर रिंग हो तो इसका नाम होता है आपके पास पिरिडिन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 मेंबर रिंग है और उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो आपके पास इसको फिर हम नाम दे देते हैं दिस इज फ्यूरान। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, सल्फर प्रेजेंट हो, H साथ लगा हो तो इसको फिर हम नाम दे देते हैं दैट इज थायोफिल एंड सो ऑन। तो ये आपके पास पहला शॉर्ट आ जाता है। तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कार्बन की रिंग भी दो तरह से हो सकती है, या तो बेटे कार्बन की जो रिंग है वो एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक हो या फिर मतलब एलिसाइक्लिक हो। एरोमेटिक से क्या मुराद है बेटे, कार्बन की रिंग हो लेकिन वो इस फॉर्म के अंदर हो, मतलब बेंजीन रिंग हो, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन रिंग। अगर ये प्रेजेंट है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर इसके अलावा कोई भी रिंग है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास सिंपल है, कोई भी एरोमेटिसिटी प्रेजेंट नहीं है तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर सिंपल इस तरह के आपके पास कंपाउंड्स हैं लाइक दिस वन एंड एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन साइकिल की फॉर्म में, तो ये हो गया आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक की बात करें तो इनके अंदर बेंजीन है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ इसके, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के साथ अगर ये CH3 लगा दें तो दिस इज कॉल्ड एज टोलुईन, इसका नाम है टोलुईन। सिमिलरली इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 बेंजीन रिंग ऐसे इकट्ठी मिल जाएं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज नैप्थलीन। 3 मिल जाए तो एंथ्रासीन, एंड सिमिलरली अगर OH लग जाए तो फिनोल एंड सो ऑन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक में डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन। होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक में डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन। अदरवाइज सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कोई भी बेटे एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज मिल जाए, सुपर पावर्स मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ये हो तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड। अगर OH लगा हो तो अल्कोहल। अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल है, उसके साथ ये X लगा हो तो आपके पास ये हो जाएगा एसिड हैलाइड। अगर आपके पास ये दोनों साइड पे R ग्रुप लगे हो देन इट विल बी कॉल्ड एज कीटोन। अगर एक साइड पे NH2 हो दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटामाइड। ये आपके पास अगर ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन लिंक हो तो ईथर लिंकेज। अगर आपके वे ग्रुप हो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रुप का नाम है आपके पास मर्कैप्टो, और इसे जो क्लास बनती है उसको हम बोल देते हैं थायोड। तो ये जल्दी से क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। और अगर हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसे बोल देते हैं सियानो। और ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अगर ये लगाओ तो इसको बोल देते हैं नाइट्रो। कुछ अभी और भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ OH लगा हो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोनाइल की एक तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो फॉर्मल एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आपको इन्हें याद करना है। और मैंने बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी डिटेल के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं जिसकी एनर्जी सेम होती है या फिर स्लाइटली डिफरेंट देयर एनर्जी, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। उसके आगे 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप sp3, मतलब इसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और उनकी शेप कुछ इस तरह से होगी। और जब सबसे पहला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है वो मीथेन है, तो उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा कर लूँ तो कुछ ऐसा होता है, दिस इज मीथेन, कार्बन है और इसके साथ आगे हाइड्रोजन लगते जाएंगे इस तरह से, तो ये आपके पास बन गया CH4। बाकी वही एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना और ग्राउंड स्टेट में रखना और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनाना। दूसरी बेटे आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन में सिर्फ क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं, ये तो CH4 हो गया ना। इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं आपके पास दैट इज CH3, मतलब आप 2 कार्बन को आपस में इंटरमिक्स करवाओगे। तो चलो जल्दी से टेट्राहेड्रल शेप ड्रा करो जो sp3 ऑर्बिटल्स की होती है।
तो ये आपके पास बेटे शेप ड्रा होगी। तो ये दो कार्बन ने ओवरलैप किया और बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया। बाकी जितने भी आपके पास जो लूप्स बचते हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के, उनके साथ जाके ऐसे हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड CH3। तो ये आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर है। डिटेल के लिए लेक्चर देखें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलते हैं और बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तीन मिल रहे हैं, तीन नए बनाएंगे ऑर्बिटल्स। इसमें आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? इसमें आपके पास स्ट्रक्चर है इथीन का, और इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब कैसे होगा देखिए जरा, आप जरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आपके पास ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल, ठीक है। तो आप इसे ट्राइएंगुलर सॉरी, तो आप इसको ऐसे ड्रा कर लें। तो ये दो कार्बन ने आपस में ओवरलैप किया और बॉन्ड बना लिया, क्योंकि दो कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाना ही बनाना है। और बाकी जो जगह बची वहाँ पे क्या लग के जाके हाइड्रोजन 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 और ये भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके पास इतना स्ट्रक्चर बन गया दैट इज CCH H H और H। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बाकी होता है, तो ऊपर ऐसे होता है प्रेजेंट, तो वो आपस में जब ओवरलैप करता है तो एक बॉन्ड बनाता है दैट इज पाई बॉन्ड, और जो इसको हम यहाँ पे ऐसे शो करते हैं तो इथीन का स्ट्रक्चर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली sp की बात करें तो उसमें क्या होता है? एक s और एक p ऑर्बिटल मिलता है और बाकी जो दो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, तो बनाते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसमें अब स्ट्रक्चर है आपके पास इथाइन का, और इथाइन क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये भी क्या हो गया H। अच्छा, चलो इसको करके देखते हैं। sp की जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो शेप बनती है दैट इज लीनियर, और जो एंगल होता है दैट इज 180, ठीक है। इसमें आपके पास शेप बनती थी ट्राइएंगुलर, और जो एंगल बनता था दैट इज 120, और इसमें जो शेप आपके पास बनती थी दैट इज टेट्राहेड्रल, इसको कर लीजिएगा पूरा, और जो हमारे पास एंगल बनता था दैट इज 109.5। ओके, अब इथाइन कैसे बनाएंगे? लीनियर शेप बनाओ पहले, तो ये लीनियर शेप बना ली और ये दो कार्बन आपस में ओवरलैप कर दिया। बाकी जो दो जगह बची थी वहाँ पे आपके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो आपके पास कितना बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब पाई बॉन्ड की बारी है। एक यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है ऐसे, वो ओवरलैप करता है तो एक पाई बॉन्ड बनता है, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड हमने बना दिया। एक हमारे पास और pz ऑर्बिटल होता है, वो भी प्रेजेंट होता है, फिर बाद में वो ओवरलैप करता है तो एक और पाई बॉन्ड बनता है, दो पाई बॉन्ड हो गए। तो ये हमारे पास इस तरह से जो स्ट्रक्चर है इथाइन का वो पूरा होगा। तो तीन स्ट्रक्चर है बेसिकली फॉर इथीन हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 sp, लीनियर शेप, ट्राइएंगुलर और टेट्राहेड्रल, 109.5 120 एंड 180। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है क्योंकि बताया कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन दे आर टेकिंग एट द सेम टाइम, टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम, तो एक में एनर्जी निकलती है वो फिर आपके पास यूज हो जाती है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल टू फॉर्म द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, आइसोमेरिज्म। तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटे ऐसी आइसोमेरिज्म होती है कि जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कंपाउंड का सेम होता है, बट देयर इज द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो इट विल शो अ प्रोसेस अ फिनोमेना कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है बेटे ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन कहते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को। जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के भी, उनकी थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस आने की वजह से जो आइसोमेरिज्म हो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। उसकी कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म व्हिच अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन चेन लेंथ।
फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है ये 4 कार्बन वाला है, इसका नाम है आपके पास एन ब्यूटेन और इसका नाम है आपके पास आइसोब्यूटेन। दीज आर डिफरेंट कंपाउंड और ये चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे, क्योंकि इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें देखें तो 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनती है। सो दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर्स, चेन में डिफरेंस आ रहा है लेंथ में। सेकंड टाइप इज पोजीशन आइसोमर के जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई दिस आइसोमरिज्म अराइज। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास डबल बॉन्ड और इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्यूटीन क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और इसका नाम है आपके पास 2 ब्यूटीन क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एंड दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, क्यों? क्योंकि दे आर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। फंक्शनल ग्रुप और भी कुछ हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है फंक्शनल ग्रुप की, दिस विल बी कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमरिज्म। तीसरी टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इनकी बात करें, इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपके पास आएगा C2H6O, इसका भी और इसका भी, गिनले कार्बन हाइड्रोजन। बट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ईथर। तो ये इथाइल अल्कोहल है और ये डाइमिथाइल ईथर है। तो क्योंकि फार्मूला सेम है लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो फंक्शनल ग्रुप में चेंज आने की वजह से आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दीस आर आइसोमर्स एंड दिस आइसोमरिज्म इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फोर्थ वन इज मेटामरिज्म, कि मेटामरिज्म में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है बट देयर इज अ डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? कार्बन की। यहाँ पे देखिए ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, इसकी दोनों तरफ यहाँ पे भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ कि एक कार्बन इधर से उधर ले जाऊँ तो एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे 1 कार्बन है और इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप की 3 कार्बन है। तो कार्बन की सिर्फ लेंथ दोनों साइड पे डिफरेंट होने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होने की वजह से दीज आर आइसोमर्स। इसका नाम है डाइइथाइल कीटोन, इसका नाम है आपके पास मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, एन प्रोपाइल कीटोन। तो दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स और किसमें डिफरेंस आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन में अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? मेटामरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टॉटोमरिज्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टॉटोमरिज्म में अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर कोई एटम होता है, उसकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन पहले यहाँ पे है और यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से इस नाइट्रोजन के पास आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये NH3 बन जाता है और यहाँ पे ये CO3 नेगेटिव बन जाता है। अब क्योंकि इस हाइड्रोजन की पहले पोजीशन ये थी, अब यहाँ पे आ गया है, तो इसकी वजह से ये डिफरेंट न्यू फॉर्म हमारे पास अरेज होंगे, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटर आयन। तो दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। अगर कोई ऐसी आइसोमरिज्म हो तो क्या कहलाती है? उसे क्या बोल देते हैं? टॉटोमरिज्म। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बात करें बेटे तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में फर्क है, इस वजह से ये आइसोमरिज्म होती है। कंडीशन इसके लिए 2 ही हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए दोनों साइड पे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्यों प्रेजेंट होना चाहिए? क्योंकि बेटे देयर इज नो रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से मुराद कौन सा बॉन्ड है बेटे? पाई बॉन्ड के इर्द-गिर्द कोई रोटेशन नहीं होती, क्योंकि आपने पढ़ा कि पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैप से, तो फिर वो ऐसे पोजीशन फिक्स हो जाती हैं, बॉन्ड मूव नहीं कर सकता, जैसा कि हमारे पास अल्केन्स के अंदर ऐसे मूवमेंट जारी रहती है। तो डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द मोशन, सो दैट्स व्हाई दिस आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द स्पेस। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे दिस वन इज आल्सो ब्यूटीन, दिस वन इज आल्सो ब्यूटीन। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों 2 ब्यूटीन्स का सेम है, लेकिन इसमें देखिए इसमें हमारे पास दोनों CH3 ग्रुप ऊपर वाली साइड पे हैं, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप नीचे वाली साइड पे हैं। और इस ब्यूटीन में अगर देखें तो एक CH3 नीचे है तो दूसरा CH3 ऊपर है, और एक हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? नीचे है। तो आप ये देखिए इनकी जो पोजीशन है, CH3 इधर ऊपर है, यहाँ पे कहीं और है, तो ये हमारे पास जो पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है स्पेस के अंदर, इसकी वजह से जो आइसोमरिज्म होती है उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अगर दो एक जैसे ग्रुप एक जैसी साइड पर ही हो, मतलब जैसे ये CH3 ऊपर है और ये H नीचे है, तो फिर ऐसे आइसोमर को बोल देते हैं सिस। अगर हमारे पास दो एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड पे हो, जैसे ये हैं CH3 ऊपर है नीचे, H ऊपर है नीचे, तो ऐसे आइसोमर को हम बोल देते हैं ट्रांस।
एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ज़रा कि ब्रोमीन ऊपर है, इधर ब्रोमीन नीचे है, CH3 इधर नीचे है, उधर ऊपर है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आने की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, दीज आर आइसोमर्स। जो कौन से वाले, ज्योमेट्रिक। अब दोनों CH3 एक जैसे ग्रुप एक जैसी साइड पे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज सिस आइसोमर्स। और अगर ये दोनों ग्रुप फॉर एग्जांपल ये नीचे और ये ऊपर हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, अपोजिट साइड पे चले जाएं, तो इस आइसोमर को फिर हम बोल देते हैं ट्रांस आइसोमर। तो उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने क्विकली इसको कवर करने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह ये आपकी सपोर्ट है जो मुझे ये बताएगी कि आइंदा मैं ऐसे लेक्चर्स बनाऊं कि ना बनाऊं। तो अगर अच्छा लगा तो इसको अच्छे से सुने। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऑडियो रिवीजन लेक्चर्स भी करूँ, जिसको बस आंखें बंद करें और आप सुनते जाएँ और आपको हर चीज़ पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में क्या है। तो बेटे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।